नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल साइंस सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 6, 7 और 8 पेपर 2 के लिए है, उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग का हिस्ट्री सेक्शन हम लोगों का चल रहा है। अब तक हम लोगों ने 1857 की क्रांति को देखा, उसके परिणाम को देखा तथा भारतीय स्थिति को देखा। अब आज की वीडियो हम समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी तथा महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके विषय हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक चलेगा वो किस पे चलेगा? शिक्षा पे चलेगा। यानी कि उस समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं की स्थिति क्या थी, या महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार था, क्या चीजें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें देखना है जाति व्यवस्था। ठीक है, यानी कि जाति के आधार पे या जातियों के साथ कैसे अन्याय होते थे या उनमें क्या बदलाव की आवश्यकता थी, इसके विषय में हम समझेंगे। ठीक है, पहला हम टर्म स्टार्ट करेंगे शिक्षा से। ठीक है, या शिक्षा व्यवस्था से। देखिए, बात है 1783। कब की बात है? 1783। एक एक टर्म को ध्यान समझिएगा। 1783 में विलियम जोन्स, पूरा नाम था इनका सर विलियम जोन्स। देखिए, विलियम जोन्स ब्रिटेन से भारत आए। ये भारत आए थे जूनियर जज के पद पे, जूनियर जज के पद पे। क्योंकि ये बहुत विद्वान थे, इनको कई भाषाएं आती थी, जैसे लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा। इसके साथ साथ जब ये भारत आए तो भारत आके इन्होंने अरबी सीखा, अरबी के साथ इन्होंने फारसी सीखा, फारसी के साथ साथ इन्होंने हिंदी भाषा को भी सीखा। ठीक है, तमाम भाषाओं की जानकारी होने के बाद इनको ये चीजें ऐसा लगा या इनको ऐसा समझ आया कि भाई देखिए, भारत की जनता हम लोगों से नाराज रहती है, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी अगर कोई गांव का व्यक्ति है, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे, खड़ी भाषा में बात करेंगे तो थोड़ा सा वो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन जैसे ही बोलने लगेंगे, ओ भैया कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको लगेगा यार यार ये तो मेरे जैसा ही आदमी है, यानी कि वो आपसे घुल मिल जाएगा। तो विलियम जोन्स को ये लगा कि अगर हम भारतीय संस्कृति के, इनके रीति रिवाजों को, इनकी परंपराओं को, इनके पुराण ग्रंथों को अगर हम बराबर वृद्धि दें या उनमें हम उन्नति का कार्य करें तो भारत की जनता हमसे जुड़ जाएगी। ठीक है, ये किसका मानना था? विलियम जोन्स का। ठीक है, इसी अपनी अवधारणा को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे पूछता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने 1784 में स्थापना की, जिसमें या जिसके तहत इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की जो रीति रिवाज हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। और इनका साथ दिया था कार्ल ब्रुक ने। किसने साथ दिया था? कार्ल ब्रुक ने। ठीक है, बात आपको समझ में आई? यानी कि जैसे भारत के जो रीति रिवाज हैं, भारत के जो पुराण है, भारत के जो ग्रंथ हैं, भारत की जो तकनीकी है, या जो भी कह लीजिए भारत की देसी भाषा है, उन सब को इन्होंने बढ़ावा दिया और कहा कि भारतीयों को शिक्षा दिया जाए उनकी ही भाषा में। ठीक है, तो भारत की धारणा को या भारत की शिक्षा व्यवस्था को, भारत की रीतियों को मानने वालों को एक शब्द दिया गया, प्राच्यवादी। ठीक है, क्या दिया गया? प्राच्यवादी। प्राच्यवादी मतलब जो पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग थे, जैसे कि विलियम जोन्स और ये कौन थे? कार्ल ब्रुक। ठीक है, ऐसे कई सारे व्यक्ति थे जिनको लगता था कि भारतीयों को अगर हम भारतीय संस्कृति में या भारतीय सभ्यता के अनुसार अगर हम ज्ञान देंगे तो भारतीय हमसे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहेगा। इन्हीं बातों की चर्चा ये पहले से भी करते रहे थे, जिस क्रम में इन्होंने 1781 में पहली यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश की पहली यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, या ब्रिटिश द्वारा बनाया गया पहला विद्यालय जो था वो कलकत्ता मदरसा था। ठीक है,
कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई, जो कि प्रथम विद्यालय माना जाता है भारत में ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से। 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जैसे देखिए आपको नाम से भी लग रहा होगा, मदरसा मतलब ऐसी शिक्षण संस्था जहां पर मुसलमान लोग पढ़ते हैं, जहां पर उनकी संस्कृति पढ़ाई जाती है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका मतलब ये था कि जहां पर हिंदू लोग अध्ययन करें। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहेगा। इसी का आधुनिक नाम इस समय है बीएचयू। तो बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1791 में। क्लियर हुआ आपको? ये दो शिक्षण संस्थान बने थे उस समय। किसके समय में? विलियम जोन्स के समय में। ठीक है, और इनका मानना था कि भारतीयों को जो हम शिक्षा देंगे वो उनके हिसाब से देंगे, प्राच्य भाषा में। ठीक है, या प्राच्यवादी। प्राच्यवादी मतलब पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन बाद में एक कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जैसे जेम्स मिल। जेम्स मिल ये मानते थे कि भारत को पाश्चात्यवादी में शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए, प्राच्य और पाश्चात्य समझिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे भारतीयों का उत्थान नहीं होगा। भारतीय का जो भारतीयों का ग्रंथ है, जो पुराण है, जो रूढ़िवादिता है, इनके ग्रंथ बेकार है। इन्होंने कहा ये सब रद्दी है, त्रुटिपूर्ण है, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, केवल दिमाग का लोड बढ़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि ग्रंथ पढ़ के क्या मिलेगा, धर्मात्मा बनेंगे, धर्मात्मा बन के क्या लाभ मिलेगा। भारतीयों को ज्ञान देना है पश्चिमी, यानी कि जहां से हम लोग आए हैं, भारतीयों को यूरोप के हिसाब से ज्ञान देना चाहिए। यूरोप के हिसाब से ज्ञान मतलब भारतीयों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे वो विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर सकें, तकनीकी के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। यानी कि आप कह सकते हो कि जो विज्ञान के कारण क्या क्या चीजें सुलभ हुई हैं, विज्ञान से क्या क्या चीजें मिली हैं, इसका ज्ञान अगर हम भारतीयों को देंगे तो भारतीय नई नई चीजों को सीखेंगे और उससे वो जुड़ेंगे। अर्थात जेम्स मिल ने पाश्चात्यवाद का समर्थन किया और विलियम जोन्स ने प्राच्यवाद का। प्राच्यवाद मतलब वो चीजें जिसमें हम लोगों ने, जो हम फेमिलियर थे, या कह सकते हो कि जो हमारी मातृभाषा थी उसमें ज्ञान था, वो प्राच्यवाद था। पाश्चात्यवाद के बढ़ावा किसने कहा? जेम्स मिल ने। इसने कहा कि भारत को ज्ञान इंग्लैंड के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप ज्ञान देंगे तो भारतीयों का विकास अपूर्ण रहेगा या वो आधुनिक जीवन में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इनका समर्थन किया किसने? लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने समर्थन किया और इसने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निस्यंदन सिद्धांत दिया। निस्यंदन, या इसी को कहते हैं छनन सिद्धांत। क्या कहते हैं? छनन सिद्धांत। छनन सिद्धांत, देखिए समझिएगा ये क्या था, हम समझाते हैं हम आपको। इसने कहा देखिए, भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देना ही उपयुक्त होगा। किसमें? अंग्रेजी में शिक्षा देना उपयुक्त होगा। इसने भारत की संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को बेकार बताया, निरर्थक बताया, और कहा भारत को जो भी शिक्षा दी जाए वो संस्कृत भाषा में दी जाए। तथा छनन का मतलब ये है, जैसे अगर 10 अमीर लोग हैं, उनको ये ज्ञान दे दिया जाए, अब वो 10 अमीर लोग 10 अपने से छोटे गरीब को बताएंगे, फिर वो 10 ऐसे करते करते, यानी कि ऊपर से ज्ञान छनते 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 नीचे हर एक वर्ग तक पहुंच जाएगा। ये ऐसा इसका मानना था। ठीक है, जैसे हम लोग चलनी से चालते हैं ना, चलनी से अगर हम छाने तो जो अच्छी चीजें होती हैं, प्योर चीजें होती है, वो नीचे गिर जाती हैं। वही इसका कहना था कि ज्ञान जो है ऊपर हम अच्छे लोगों को देंगे, फिर वो धीरे धीरे अपने से नीचे अपने नीचे ट्रांसफर करते जाएंगे और इंग्लिश का ज्ञान सबको मिल जाएगा। तथा इंग्लिश के ज्ञान के माध्यम से ही हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं, या भारतीय जो अपवित्र चीजें हैं उसको हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। 1835 में इसने छनन सिद्धांत दिया, जिसके तहत ये कहा गया कि भारतीयों को इंग्लिश में या अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना ही उपयुक्त रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? अब लॉर्ड मैकाले से प्रभावित होकर जब इसने शिक्षा प्रारंभ किया, जब कुछ लोगों ने इंग्लिश सीख लिया, अंग्रेजों की तरफ बोलने लगे, तो अंग्रेजी शासन बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा हाँ, लॉर्ड मैकाले सही कह रहा है। उस समय देखिए वुड डिस्पैच आया। वुड
उस समय बोर्ड शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनके नाम से एक आदेश आया जिसको कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 में, जिसमें साफ साफ कह दिया गया कि अब से हम भारत में अंग्रेजी में ही शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, किसमें कार्य करेंगे? अंग्रेजी में ही शिक्षण कार्य किया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड डिस्पैच ने यह कंफर्म कर दिया कि भारत में इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ उसने अंग्रेजी शिक्षा के लाभ बताए, कैसे आप अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके जो आपकी रूढ़िवादी वाली ज्ञान है उससे आगे निकल करके कैसे हम दुनिया के साथ साथ कदम मिला के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये बात थी किसकी? थोड़ी सी शिक्षा के विषय में। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा में ये देखा गया कि यार रटना होता है, ही सी इट ये वो, जो वो पढ़ा रहा है, आई एम गोइंग, आई एम ये वो, वही सब पढ़ना होता है। जिससे प्रभावित होकर के या जिससे आप कह सकते हो जिससे प्रभावित होकर के या जिसके गलत उपयोग को देख करके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। देखिए शांति निकेतन क्या था? अंग्रेजी शिक्षा जबरी थोपा जा रहा था कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन 1901 में जब शांति निकेतन की स्थापना टैगोर जी ने किया, उन्होंने बताया कि जो ज्ञान है वो प्राकृतिक वातावरण के अनुसार होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण मतलब ज्ञान उस हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से व्यक्ति ग्रहण कर सकता हो। ठीक है, यानी कि उस पर कोई मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए, उसको उतना ही पढ़ाया जाए जितना उसको समझ में आए, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाए, जिसको आज हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। उसकी जो धारणा है वो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, 1908 में, बातों को समझिएगा, 1908 में एक शिक्षाविद थे अरविंदो घोष। इनका नाम है अरविंदो घोष। इन्होंने क्या कहा? इनका नहीं नहीं नहीं, ये अंग्रेज वाली सिस्टम गलत है, हमें मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को खो देंगे, अपने रीति रिवाजों को खो देंगे और हम पूरी तरह से आप कह सकते हो अंग्रेजों के धीरे गुलाम बनते जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। यानी कि अंग्रेजों की जो शिक्षा है उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं, इंग्लिश को भी हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो हमसे ना भूले या वो उसको हम ना भूले। ये किसने कहा था? ये कहा था अरविंदो घोष ने। क्लियर? बाद में आते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी जी, इन्होंने जब देखा कि शिक्षा का इतना तगड़ा प्रचार हो रहा था, हालांकि गांधी जी तो बहुत समय बाद आए थे 1915 में, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमको पूरी तरह से क्या कर दिया है? गुलाम बना दिया है। तो किसने कहा था? अंग्रेजी शिक्षा ने हमको क्या कर दिया है? गुलाम बना दिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हमको पूरी तरह से गुलाम बना दिया है। कैसे? समझिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा जिस हिसाब से अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाई है उस हिसाब से भारतीय पूरी तरह से गुलाम हो गए हैं और आगे भी गुलाम रहेंगे। कैसे? समझिएगा, देखिए इसका असर आज तक कैसे दिखता है। जैसे आज अगर हम लोग कितने भी पढ़े लिखे हो, आप आईएएस, पीसीएस, एडीएम, डीएम, कुछ भी आप हो जाएं, हमेशा आप यहाँ तक आपके शर्ट पे, गाड़ी पे, कपड़े पे, सामान पे, खाने पीने की हर जगह इंग्लिश 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 इंग्लिश। बहुत आप स्कॉलर रहिए, बहुत आप स्कॉलर रहिए। अगर आप स्कूल में आप हिंदी में बोल रहे हैं कि श्रीमती जी यहाँ आइए, तो आपको 2 थप्पड़ लड़की लगाएगी, भाग यहाँ से, अनपढ़ गवाड़ कहीं का। वहीं आप बोल लीजिए मैडम प्लीज कम, तो उसको लगेगा ओहो कितना टैलेंटेड लड़का है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप इंग्लिश में बोल देते हैं आई लव यू तो प्रभावित हो जाएगी। वही आप बोल दे मैं ऐसे प्यार करता हूं तो 2 जूती मारेगी, भाग यहाँ से, प्यार करता हूं, पता नहीं किस किस पुराने जमाने का है ये, वो बाबा आदम के जमाने का है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज भी इंग्लिश का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग ठीक है शारीरिक स्तर पे हम लोग आजाद है, लेकिन मानसिक स्तर पे आज भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, जरा त्रुटि होगी, गलत है ये गलत है। क्यों भैया, क्यों गलत है? हिंदी बोलने तो उसको गलत है, उसको गलत है, गलत है क्यों? गलत तो होगा ही होगा, हमारी भाषा तो है नहीं।
लेकिन फिर भी विडंबना है, वो तो चलती रहेगी। तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि अंग्रेजी भाषा सीखने से या अंग्रेजों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, वो आज भी चल रहा है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये बातें कुछ हो गई किसकी? शिक्षा व्यवस्था की। क्लियर? शिक्षा व्यवस्था की। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों ने शिक्षा का विस्तार किया। दोनों में आपस में कंपटीशन होता रहा, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी में दोनों शिक्षाएं चलती रही। इसलिए आज भी ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा का क्षरण हो चुका है। आज भी हिंदी भाषा जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिंदी को बड़े हीन भावना से देखा जाता है, जबकि इंग्लिश को एक उच्च दर्जा दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई शिक्षा की बात। ठीक है, अब शिक्षा के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों के शासन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, या महिलाओं की स्थिति पे हम गौर करते हैं किनमें सुधार की जरूरत थी और कहां कहां सुधार किया गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं महिलाओं की स्थिति पे। देखिए, उस समय महिलाओं को, पहली चीज, महिलाओं को इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। उनको समझा था ये क्या है? मशीन है। इनका क्या काम है? सुबह उठो, खाना बनाओ, दिन भर घर पे रहो, शाम को खाना बनाओ, सो जाओ, फिर उठो, खाना बनाओ, दिन भर रहो घर पे, सो जाओ। ना तो तुम्हें बाहर जाने की अनुमति है, ना तुम पूजा पाठ कर सकती हो, ना तुम यज्ञ में भाग ले सकती हो, ना तुम्हें पढ़ाई का अधिकार है। अगर तुमने पढ़ लिया मतलब तुमने पाप कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी कुरीति, तुम्हारा आदमी ही सब कुछ है। जैसे अगर आदमी तुम्हारा जिंदा है तो तुम जिंदा रहोगी, आदमी मर गया तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, आदमी मर गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी क्रूरति थी। 1829 तक ये क्रूरति चली थी, जिसका नाम था सती प्रथा। बात को समझिएगा। अब ये सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा, सोचिए कैसी स्थिति होगी अगर आपको हाथ पैर बांध करके आपको जिंदा जला दिया जाए। सोचिए, महिलाओं के दिमाग में शुरू से भरा था, देखो तुम शादी के बाद जब जाओगी अपने हस्बैंड पास, अगर वो मर जाते हैं तो तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। जैसे होता नहीं कि अगर दिमाग में चीजें भर दी जाए तो आदमी वही सीख जाता है, वही सीख जाता है, अच्छा अच्छा हमको करना ही होगा, करना ही होगा, करना होगा। यानी कि इतनी कुरीति थी, सोचिए इतना बढ़ावा दिया गया था इस चीज को कि वहां उस समय की महिलाएं ये समझती थी कि अगर हमारे हस्बैंड की किसी तरह से मृत्यु हो जाती है या हो जाती है तो हम उनकी लाश पे जलेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। सोचिए ये कौन सा मोक्ष हुआ। और उस समय के जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग थे क्या करते थे? महिलाओं के हाथ पैर बांध देते थे। ठीक है, चिता से हाथ पैर बांध दें, जो चिता थी, हाथ पैर बांध करके उनको जिंदा जला देते। सोचिए, जिंदा क्या करते थे? जला देते थे, ताकि वहां से वो उठ के भागने ना पाए। सोचिए बेचारी एक जिंदा औरत जला दी जाती थी। इतनी भयानक कृति थी और इसको धर्म का रूप दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि अगर पति की मृत्यु के बाद तुम जिंदा रहोगी तो तुम पापी बनोगी, इसलिए तुम मर जाओ। ये इतनी खराब स्थिति थी उस समय महिलाओं की। सोचिए, लेकिन इस चीज को किसने देखा? राजा राम मोहन राय ने। तो इन्होंने कहा ये है गलत। क्या है ये? गलत। लेकिन किसी चीज को बदलने के लिए, जैसे भी भारत में कह दिया जाए कि पंडित लोग पूजा नहीं करेंगे, कोई मानेगा? मार हो जाएगी, उस दिन उसकी हत्या हो जाएगी। तो राजा राम मोहन राय सोचने लगे इसको बदला कैसे जाए, हम बदल नहीं सकते। तो राजा राम मोहन राय बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने किताबों का अध्ययन शुरू किया, पुराने ग्रंथों में उन्होंने खोजा, किसी ग्रंथ में उसको उनको मिल गया कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। और तब उन्होंने उस ग्रंथ की मदद से लोगों में प्रचार प्रसार शुरू किया कि नहीं ये गलत है, गलत है। और धीरे धीरे करके उन्होंने वही चीज अंग्रेजों को दिखाया। तो उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, जिसने सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल करके सती प्रथा, जो कि बहुत बड़ी क्रूरति थी, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय था, उसको इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कब किया? 1829 में। क्लियर? चलिए, ऐसी ही एक घटना देखने को हमें मिलती है 1856 में, विधवा विवाह। विधवा विवाह, देखिए हर घटना का एक संबंध होता है, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके सूत्रधार थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम समझाते हैं आपको ये क्या चीज है। देखिए, जब
सती प्रथा का तो अंत हो गया। अब मान लीजिए कोई महिला के हस्बैंड मर गए तो बेचारी जीवन भर ऐसे रहे। जैसे मान लीजिए कोई 24-25 साल की एज में शादी होती है, उसके हस्बैंड मर गए, तो अब वो क्या 24-25 साल से लेकर 60 साल तक अकेले रहेगी? कैसे रहेगी भाई? क्योंकि विधवा को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। विधवा रास्ते में दिख जाए, हट पाप कर दिए, हम कहाँ आ गए रास्ते में, उसको घर गांव में रहने ना दें, अलग से उसको रहने दें, गांव से बाहर कर दें, या आप कह सकते हैं उसको गांव से अलग कुटिया कर दें, वो जिस थाली में खा ले उससे लोग खाए ना, उसको नल पे पानी न पीने दे, तमाम प्रकार की कृति थी। अब ये बात जब पता चली ईश्वर चंद विद्यासागर को, इन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है, ये तो नष्ट हो गया, अच्छी बात है, ये गड़बड़ है। फिर इन्होंने भी वही दिमाग लगाया जो दिमाग लगाया था राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने फिर किताबों में अध्ययन किया और इन्होंने बताया नहीं 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 नहीं, अगर कोई विधवा है उसका दोबारा विवाह हो सकता है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया, कानून बनवाया 1856 में, और फिर से विधवा का पुनः से विवाह होने लगा, जिसके सूत्रधार कह सकते हैं आप, या जिसके कर्णधार कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों नीतियां महिलाओं के सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो देखिए एक नाम आता है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, इन्होंने महाराष्ट्र में MH या मतलब महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र में सबसे पहला बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए स्कूल इन्होंने बनवाया था। ठीक है, 1875 में स्थापित आर्य समाज, 1875 में स्थापित आर्य समाज, जिसके सूत्रधार थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी जैसे महिलाओं के उत्थान पे बल दिया, या आप कह सकते हैं कि महिलाओं की उन्नति हो, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, उन्हें नौकरी में समान अवसर मिले, उन विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया। तमाम प्रकार की चीजों को या तमाम प्रकार की कृतियों को दूर करने का कार्य भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अब जब पुरुष कार्य कर रहे हैं तो महिलाएं क्यों नहीं करेंगी? जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्होंने भी तमाम कार्य किए। जैसे एक नाम आता है बेगम, देखिए बेगम रुकैया सखावत, बेगम रुकैया सखावत। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पटना में, बिहार का पटना और कलकत्ता में, पटना में और कलकत्ता में मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम बालिकाओं के लिए मदरसा बनवाया जहां वो अच्छे से पढ़ लिख सकें। दूसरी बात ये आती है, नाम आता है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र की थी, ये बंबई की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। अब देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा, स्त्री पुरुष तुलना। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे पुरुषों को स्त्रियों से अधिक बताया गया है। जैसे पुराने लोग कहते थे कि स्त्रियां किसी काम की नहीं है, ये कमजोर होती हैं, इनमें पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं होती, ये डरपोक होती हैं। ताराबाई ने कहा कि कैसे डरपोक होती हैं? आपने उनको पढ़ने लिखने कभी दिया ही नहीं, आपने उनको बाहर जाने नहीं दिया, आपने उनसे नौकरी नहीं कराई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं? अर्थात इन्होंने पुरुष और महिलाओं की तुलना करके कड़ी आलोचना की, साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, उनकी स्थिति, उनके सुधार के लिए बल दिया। ठीक है, कौन? ताराबाई। तीसरी जो महिला आती हैं वो आती है, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, पंडिता रमाबाई। इन्होंने क्या किया? जो विधवा महिलाएं होती थी उनके लिए इन्होंने विधवा घर बनवाया, क्योंकि इनको कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। तो पंडिता रमाबाई जी ने बहुत सारे विधवा घर बनवाए जहां पर विधवा महिलाओं को आश्रय दिया जाता था या विधवा महिलाओं को रखा जाता था। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे होंगे ये बात थी महिलाओं की स्थिति की और महिलाओं के सुधार से संबंधित चीजें। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत सारे कार्य हुए थे लेकिन हमारी पुस्तक में जितना दिया है उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री की 12-14 वीडियो का कितना लंबा सिलेबस हो गया। अभी तो ये एक हिस्सा हुआ है, अभी पॉलिटिक्स
और आपका भूगोल बाकी ही है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ महिलाएं थी या कुछ पुरुष थे जिन्होंने महिला शिक्षा व्यवस्था के लिए उस समय कार्य किया, और जो उनका कार्य था वो कारगर भी हुआ था, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए एक और है बाल विवाह कानून। देखिए बाल विवाह कानून की बात करें तो बाल विवाह कानून पारित किया गया था 1829 और 1929 में, जिसमें यह कहा गया कि बालक के लिए, लड़कों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष। लेकिन बाद में इसको संशोधित किया गया, लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष तय की गई, जो कि आज भी चलता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में लगभग 30% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जो कि गलत है, ठीक है। इसलिए आप केस सुनते होंगे कि प्रेगनेंसी में या संतान के जन्म के समय लड़की की मृत्यु हो गई, या संतान अपाहिज हुई या अविकसित हुई, तो उसके तमाम कारण यही है, ठीक है। क्योंकि जब तक देखिए फल पकता नहीं तो खाने योग्य नहीं होता, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई महिला स्थिति के सुधार के लिए। क्लियर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जाति व्यवस्था पे, ठीक है। महिलाओं के सुधार पे, शिक्षा सुधार पे हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था पे। देखिए तीसरा टर्म हमारा आता है जाति व्यवस्था। जैसे कि आपको पता है उस समय समाज को 4 वर्ण में बांटा गया था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय जो राजपूत वगैरह थे, तीसरा था वैश्य जो व्यापारी वर्ग था, और चौथा था शूद्र, ठीक है, शूद्र। इसमें देखिए शूद्रों की स्थिति एकदम जानवरों जैसी थी। जैसे शूद्र को खरीद करके बेचते थे जानवरों की तरह, दिन भर बांध के रखें, काम कराएं, पीट पाट दें, जब वो काम ना करे तो मारे पीटे, ठीक है, फिर किसी और को बेच दें, 8-10 घंटे गुरुवारी कराएं, खाना पीना ना दें, ये हालत इनकी थी, ठीक है। जिनके सुधार के लिए कई लोगों का नाम आता है, उनके विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कि आपके जाति सुधार हेतु, जिसे पहली थी परमहंस मंडली। देखिए परमहंस मंडली, परमहंस मंडली जिसकी स्थापना होती है 1840 में। इसने क्या किया, इसने जो ये व्यवस्था थी, आप कह सकते हो दलित लोग की या शूद्र लोग की जो स्थिति थी, उसके विरोध में इसने कार्य किया था। किसने, परमहंस मंडली ने, ठीक है। यहीं पे बात आती है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो बना था, उसमें ये कहा जाता था, या उस विद्यालय में इतनी खराब स्थिति थी कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनको कक्षा से बाहर बैठा के पढ़ाते थे। कहते थे अगर तुम लोग कक्षा में चले जाओगे तो हमारी कक्षा क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था उस समय थी। परमहंस मंडली ने क्या किया, कार्य किया, किसके लिए, सुधार के लिए, ठीक है। इसके बाद बात आता है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया किसने, घासीदास ने। देखिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, घासीदास ने, ठीक है, घासीदास ने। क्यों चलाया था, दलितों के उत्थान के लिए, उनके साथ जो अन्याय होता था उसके उत्थान के लिए, ठीक है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, पूर्वी बंगाल में देखिए, बंगाल में हरिदास ठाकुर, केरल में नारायण गुरु, ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया था, दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए थे। इन्होंने कहा नहीं ये गलत हो रहा है, उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, ये वो भी तो मनुष्य हैं, उनके साथ इतना न्याय क्यों होता है, ये तमाम प्रकार की बातें की गई थी, ठीक है। 1873 में
ज्योतिबा राव फुले जिन्होंने पहला विद्यालय बनवाया था महिलाओं के लिए, इन्होंने कहा, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था गुलामी, और इस किताब में उन्होंने दास प्रथा का जिक्र किया था। वो दास प्रथा जो अमेरिका में समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब दास प्रथा समाप्त कर दिया गया अमेरिका में, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने दलितों के बढ़ावा के लिए, या आप कह सकते हो जो दबे कुचले व्यक्ति थे उनको आगे आने के लिए या उनके उत्थान के लिए बात कही थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में जब दलित वर्ग के उत्थान की बात आए और वी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब पहले थे 19वीं सदी में। 20वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी में दो व्यक्ति थे जिन्होंने दलित उत्थान के लिए कार्य किया। पहले थे वी.आर. अम्बेडकर। वी.आर. अम्बेडकर, देखिए वी.आर. अम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माता हैं, वो तो हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, यहां समझते हैं। जब ये बचपन में थे तो ये कक्षा के बाहर पढ़ते थे। जहां अन्य बच्चे पानी पीते थे वहां इनको अलाउ नहीं था, वहां बैठना अलाउ नहीं था। जहां ये बैठ जाए वो जगह दूषित मानी जाती थी। तो ये तमाम प्रकार की चीजें इन्होंने देखी थी, जिससे ये बहुत दुखी थे। तो जब ये पढ़ लिख करके भारत आए, तो भारत आने के बाद इन्होंने 1927 से लेके 35 तक 3 आंदोलन इन्होंने चलाया। 3 आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन किससे संबंधित था? मंदिर में प्रवेश से संबंधित। यानी इन्होंने कहा कि दलित वर्ग जो है वो भी तो इंसान है, उसको मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। ये बातें किसने कही थी? वी.आर. अम्बेडकर जी ने। और दलित वर्ग के उत्थान में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। सेम यही कार्य ये कार्य कर रहे थे उत्तर भारत में, सेम यही कार्य दक्षिण भारत में किया था ईवी देखिए पेरियार ने। ठीक है, इनका नाम क्या था? ईवी पेरियार, नायगर पेरियार। ठीक है, ईवी नायगर पेरियार। ईवी नायगर पेरियार क्या थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन एक बार जब बैठक हुई, इन्होंने देखा कि बाकी लोगों की सीटें बढ़िया हैं, इनकी सीट जो थी नीचे थी और अलग थी, इनको जमीन में बैठने के लिए कहा गया, जिससे बड़े दुखी हुए। इन्होंने तुरंत त्याग पत्र दिया, कहा हट, हम ऐसा नहीं बैठेंगे। और तुरंत ये आए, इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि जितने हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनमें जाति वर्ण की बात कही गई है। इन्होंने सभी ग्रंथों को इनकार दिया। इन्होंने कहा रामायण ग्रंथ बेकार है, भगवत गीता बेकार है, मनुस्मृति बेकार है। जो ग्रंथ इंसानों की तुलना नहीं करता, जो इंसानों की तुलना जानवरों से कर देता है, वो ग्रंथ ही बेकार है। इन्होंने सब ग्रंथों को गलत माना, और इन्होंने ये कहा हम इंसान जो है ईश्वर संतान है और हम सब एक बराबर है। ठीक है, तो दक्षिण में इन्होंने ये ध्यान रखे रहिएगा, दक्षिण में इन्होंने आंदोलन चलाया। आंदोलन चला के दलितों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कार्य किए थे। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या था? ईवी नायगर पेरियार। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दलितों के वर्ग के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए किन किन लोगों ने कार्य किया, कैसे कैसे कार्य किया, उसके विषय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब थोड़े बहुत टर्म्स रह गए हैं जो किसी न किसी तरह का से हमारे उत्थान के लिए या मानव जीवन के उत्थान के लिए बनाए गए थे, उसके विषय हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए अब हम समझते हैं कि उस दौरान कुछ और संस्थान थे जिन्होंने सामाजिक सुधार का कार्य किया। जैसे ब्रह्मो समाज, जिसकी स्थापना 1830 में हुई। इसमें प्रमुख जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम था केशव चंद्र सेन, लेकिन राजा राम मोहन राय का भी योगदान था, जिन्होंने सती प्रथा सहित कई कुरीतियों को दूर किया था। ठीक है, डेरेजियो एवं यंग बंगाल, डेरेजियो के जो शिष्य थे, डेरेजियो अपने शिष्य को जो पढ़ाता था वो यही पढ़ाता था कि भारत में स्थित कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, और उसके छात्र जगह जगह में घूम करके इस कुरीति को दूर करने का कार्य करते थे। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसके सूत्रधार स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया। और स्वामी विवेकानंद जी बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे, जो 1893 में जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, अमेरिका शिकागो में, और धर्म गुरु ये कहलाए थे, विश्व धर्म गुरु ये कहलाए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का भी काम यही था, जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, इन सबको
इंकरेज करना और मतलब कि रोकना और साथ ही साथ वो कुरीतियों को दूर करना। ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करें 1867 में स्थापना की गई थी बंबई में, और इसका कार्य भी यही था, समाज सुधारने वाला। वेद समाज 1864 मद्रास चेन्नई में हुआ था, इसका भी काम क्या था, समाज को सुधारना। ठीक है। ये सब संस्थाएं थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ईयर याद रखना, सन पूछता है आपसे। फिर आता है आपका अलीगढ़ आंदोलन। देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो था 1875 में किया गया था। सर सैयद अहमद खान, नाम इनका था सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मदन एंग्लो अलीगढ़ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज वर्तमान में अलीगढ़ कॉलेज के नाम से प्रख्यात है। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लोग को शिक्षा दी जाती है। लास्ट हमारा आता है सिंह सभा की स्थापना। सिंह सभा 1873 अमृतसर में बनाया गया था, जिसमें जो सिख धर्म है उसकी कुरीतियों को दूर करने के लिए, उसमें जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसकी एक और शाखा 5 साल बाद या 6 साल बाद 1879 में 1879 लाहौर में खोली गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब ये थोड़ा उन्नति पे चला या थोड़ा इसका प्रोग्रेस हुआ तो 1892 में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। खालसा कॉलेज मतलब सिखों के अध्ययन के लिए बनाया गया कॉलेज। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया था उस समय। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने शिक्षा, महिला स्थिति तथा जाति व्यवस्था के उत्थान पे तथा उसके परिदृश्य को देखा ब्रिटिश शासनकाल के समय। ठीक है, इसके आगे हम लोग एक वीडियो और अध्ययन करेंगे, हमारा इतिहास का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी या भूगोल पे आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें। चलो, धन्यवाद।